लेकर आइए देखिए क्या बातचीत हो रही है। बहनों और भाइयों, बिल्कुल शांत मन से, जितना आप शांति से सुनो। अरे महाराज, आप ऐसा क्या सोच रहे हो? मेरे आने का पता ही नहीं चला। क्षमा करें महाराज, आज मैं एक ऐसी सोच में डूबी हुई थी जिससे मुझको पता ही नहीं चला कि ये दुनिया में क्या हो रहा है। चिंता? ऐसी क्या चिंता है, हमें भी बताइए। महाराज, आपको पता है हमारा नेम बड़ा हो गया है, जवान हो गया है। हाँ महारानी, मेरा पुत्र बड़ा हो गया है, मैं उसको अपना राजपाट सौंपकर विपरीत हो जाऊंगा। महाराज, आप तो बड़े स्वार्थी निकले, केवल अपने बारे में ही सोच रहे हो, जरा हमारा भी तो ख्याल करो महाराज। अरे महारानी, आप तो बुरा ही मान गए, चलो अपने बारे में बताइए। तो सुनो महाराज, मैं तो दिन रात ये भी सोचती रहती हूँ, ऐसी कौन सी राजकुमारी अपने नेम के लिए लेके आऊं। अरे महारानी, चिंता क्यों करती हो? हम प्रभु की कृपा से नेम के लिए ऐसी बहू लाएंगे जो कि पूरी दुनिया ही देखती रह जाए। महाराज, सच में आपके मुंह में घी शक्कर, आपने तो मेरे मन की बात छीन ली। लेकिन पहले नेम से पता करना पड़ेगा, कोई राजकुमारी उसको पसंद तो नहीं है, कोई लड़की उसके मन को भा तो नहीं गई है। अरे महारानी, चिंता क्यों करती हो? मैं आज ही कृष्ण कुमार के माध्यम से उससे बात करूंगा, क्योंकि नेम उसकी अवाम उम्र का है। महाराज, इतना उतावले होने की जरूरत नहीं है, अभी कृष्ण को कहने की जरूरत नहीं है। मेरा बेटा ने अपने दिल की हर बात मुझसे करता है, अगर उसे कोई लड़की पसंद होगी तो वो मुझे जरूर बता देगा। हाँ महारानी, आप ठीक कह रही हो, घर की बात घर में ही रह जाएगी। चलो कोई बात नहीं, आप पहले नेम से बात कर लीजिए, मैं फिर बात में आपसे पूछूंगा। महाराज, हमारे पुत्र नेम को तो आने दीजिए। इतने में नेम कुमार अपने माता पिता से मिलने के लिए आ रहे हैं। नेम कुमार अपने माता पिता से मिलने के लिए बड़े विनम्रता के साथ माता पिता के साथ सामने प्रणाम करते हुए आए। ओ महाराज, मेरा लाल आ गया, मेरा नेम आ गया। प्रणाम माता जी, प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र। आओ पुत्र, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। अच्छा माँ, बताइए आज आप मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? बेटा, आज माँ ने आपसे विशेष बात करनी थी। बेटा, अब तो बड़ा हो गया है, जवान हो गया है। माँ, ये तो आपके लिए आशीर्वाद और लाड प्यार का परिणाम है। आशीर्वाद? आशीर्वाद तो हमेशा ही तुम्हारे साथ रहेगा, पर तुम्हारी माता जी आज कुछ विशेष ही बात करना चाहती। अच्छा माँ, बताइए आप क्या विशेष बात करना चाहते हैं? बेटा, तू बड़ा हो गया है, जवान हो गया है। माँ, ये तो आपके ही आशीर्वाद लाड प्यार का परिणाम है। बेटे, तू बात समझने की कोशिश नहीं कर रहा, तू शादी के लायक हो गया है। माँ, आप भी क्या क्या सोचती रहती हो, मेरा शादी का ऐसा कोई विचार नहीं है। पिताजी, अब आप ही माँ को समझाइए ना। बेटा, आशीर्वाद तो हमेशा ही तुम्हारे साथ रहेगा, पर जब संतान बड़ी हो जाती है तो माता पिता का ही फर्ज है। तुम्हारी माँ ठीक है। अच्छा पिताजी, अब आप भी माँ के ही पक्ष में बोलने लग गए, पर मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है। तो सुनो, अगर बच्चा बड़ा हो जाए और वो शादी के लिए मना कर दे, ऐसा हो नहीं सकता। माँ, शादी तो कर्मों का बंधन है, बंधन आत्मा की उन्नति में रुकावट है। ऐसे कर्म बंधन में मैं नहीं बंधना चाहता। ने ये आत्मा और परमात्मा की बातें तो मुझे मत सिखा। तेरी शादी के लिए मैंने बहुत स्वप्न देखे हैं। माँ, क्या इस संसार में सभी के स्वप्न पूरे होते हैं क्या? ने मजाक में भी तो मेरे साथ ऐसी बात मत कर, मैं तेरी शादी करके ही रहूंगी और सुंदर सी राजकुमारी तेरे लिए लेके ही आऊंगी। ठीक है माँ, शादी का स्वप्न देखना आपकी मर्जी है, परंतु उसका पूरा होना तो भाग्य की मर्जी है।
परंतु मुझे शादी के बंधन में बांधने का विचार तुम छोड़ ही दो। क्यों माँ अपने कर्म बंधन कर रही हो? कर्मों की बात नहीं है, अभी ना तो छोटा बच्चा है, ना मेरी बात गोद में क्रीड़ा करता है, अब तो शादी के लायक है। और मेरी ये भी इच्छा है, एक सुंदर सी राजकुमारी महलों में आए और तेरे साथ घूमे। नहीं माँ, मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है। हेलो हेलो हेलो। महाराज, महाराज अब आप ही समझाइए मेरे को। ऐसे थोड़ा हो सकता है कि ये शादी ना करे, शादी तो इसको करनी ही पड़ेगी। तू ऐसे कर पुत्र, तू जाके आराम कर। तेरी शादी कैसे करनी है ये मैंने सब देख लेना है। कौन सी लड़की लानी है, कहाँ की राजकुमारी लानी है, ये तू मेरे पे छोड़ दे। ठीक है माँ, जैसी आपकी आज्ञा। महाराज, आपने सुना हमारा नेम कैसे आत्मा और परमात्मा की बातें कर रहा है। ये सुनकर मुझे बहुत चिंता हो रही है। हाँ महारानी, ये तो मैं भी देखकर बहुत चिंतित हो गया। महाराज, अब चिंता करने से कुछ नहीं होगा, कोई ना कोई उपाय देखना पड़ेगा ताकि हमारे नेम का हृदय परिवर्तन हो सके, वो शादी कर जाए और मेरे सारे स्वप्न पूरे हो जाए। हाँ महारानी, आप ठीक कहती हो। मैं आज ही कृष्ण कुमार के माध्यम से उसको पूरी बात समझा देता हूँ, और नेम से सारी बात करके हमें बता देगा। ठीक है महाराज, आप कृष्ण से बात कीजिए ताकि मेरी सारी चिंता दूर हो सके और मेरे आंगन में एक सुंदर सी राजकुमारी मेरी बहू आंगन में आ जाए। ठीक है महारानी, आप जाकर निश्चिंत से आराम कीजिए। जो आ गया महाराज, अब मैं जाती हूँ और कृष्ण से बात कर लेना ताकि मैं निश्चिंत हो सकूं। जी महाराज। इतने में कृष्ण महाराज दरबार में आ रहे हैं। कृष्ण महाराज महाराजा चंद्रकांत से मिलने के लिए आ रहे हैं और आपस में क्या बातचीत होती है कृष्ण की और राजा चंद्रकांत की। मेरा परिणाम स्वीकार कीजिए। आयुष्मान भव पुत्र, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। जैसे कि मुझे समाचार मिला कि आपने मुझे याद किया है, हम आपके चरणों में उपस्थित हो गए। हाँ पुत्र, मैंने तुम्हें याद किया था। मुझे पूरा विश्वास नहीं बल्कि पूरा ही यकीन था कि तुम मेरी आज्ञा का पालन जरूर करोगे। तो फरमाइए पितामह, मेरे लिए क्या आज्ञा है? हमने तुमसे विशेष बात करनी थी, जो ये बात तुम ही सुलझा सकते हो। तो फरमाइए पितामह, मेरे लिए क्या आज्ञा है? हमने तुमसे नेम के लिए शादी की बात करनी थी, वो तुम ही सुलझा सकते हो। तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा। बताइए क्या समस्या है? ठीक है पुत्र, हमने और तुम्हारी बड़ी माँ ने आज ही नेम की शादी की बात की थी। वो जवान हो गए हैं, बड़ी माँ की बड़ी इच्छा है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। क्या आपने कोई राजकुमारी पसंद की है? नहीं नहीं पुत्र, कोई राजकुमारी अभी पसंद नहीं की है। बताइए पितामह, क्यों गए? बेटा, समस्या तो कुछ और ही है। तो क्या आपने कोई राजकुमारी देखी हुई है? नहीं पुत्र, वो तो अभी शादी के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कुमार आपसे शर्मा आ गए होंगे। नहीं पुत्र, वो तो आज आत्मा और परमात्मा की बातें करने लग गया। वो कहता मैंने शादी ही नहीं करनी है। आप बेफिक्र रहिए महाराज, उनकी विराग्य की बातों के सामने मैं मोह माया का ऐसा जाल बिछाऊंगा कि वो उसमें फंसकर विवाह के लिए राजी हो जाएंगे। ठीक है पुत्र, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम ये कार्य पूरी सावधानी से करना। आप बेफिक्र रहिए महाराज, मैं अनंतपुर नगरी में जाकर अपनी महारानियों को समझा देता हूँ कि वो कुमार को विराग्य के लिए समझा दे। ठीक है पुत्र, तुम्हारी महारानियां तो एक से बढ़कर एक है। आप इसी विश्वास के साथ विवाह की तैयारियां प्रारंभ कीजिए, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़
कीजिए। ठीक है पुत्र, मेरा आशीर्वाद हमेशा ही तुम्हारे साथ है। जो भी करना थोड़ी सावधानी से करना। आपके आशीर्वाद से ही मैं ये छोटा सा कार्य शीघ्र ही संपन्न करके आपकी समस्या को सुलझा दूंगा। ठीक है पुत्र, आप स्थान कीजिए और मुझे भी राजकार्य संभालने जाना है। महाराज आज्ञा दीजिए। ठीक है पुत्र। इतने में देखिए किचन की बदरानियां किस प्रकार नेम को शादी के लिए मना रही हैं और कह रही हैं। क्यों देवर जी, तुम सब होकर क्या सोच रहे हो? अरे बहन, ये तो हमारी देवरानी के बारे में सोच रही हैं। जल्दी से शादी करके हमारे लिए सुंदर सी देवरानी लाए। लेकिन इनके भ्राता तो बोल रहे थे कि ये शादी के लिए मना कर रही है। हाय रे दैया, देवर जी है शर्मा रही है। भला शादी से भी कोई मना करता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देवर जी शादी के लिए नहीं मना कर सकते। हम तो देवर जी की शादी में जाएंगे, नए नए कपड़े डालेंगे, नए नए गहने डालेंगे और हमारे लिए एक अच्छी सी देवरानी लेकर आएंगे। चलो चलो बहन, जल्दी से शादी की तैयारी करें। अरे रुको रुको, नहीं नहीं, हम तो शादी की तैयारी करेंगे। महाराजा से अपनी पत्नी बता रहे हैं। महाराजा से नवे राजू की शादी की बात करने के लिए आपस में बातचीत कर रहे हैं। राजा, मुझे आपसे एक विशेष बात करनी है। बैठिए महारानी, क्या बात करनी है? आपको तो पता ही है, हमारी राजू अब बड़ी हो गई है। आप तो सारा दिन राज्य कार्य में इतना व्यस्त रहते हैं, आपका तो कोई ध्यान ही नहीं। लेकिन मैं सारा दिन बस यही चिंता में लगी रहती हूँ कि हमारी राजू की शादी की। ये इस बात की तो चिंता मुझे भी रहती है। इस बारे में मैंने राजू से बात कर रखी है। राजन, ये जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप भी इस ओर ध्यान दे रहे हैं। महारानी, ये तो मेरा कर्तव्य है। इस कर्तव्य का पालन करना हर पिता का धर्म है। क्या आपकी नजर में है कोई राजकुमार जो हमारी राजकुमारी के लिए सर्वयुक्त हो? हाँ राजन, वसुदेव श्री कृष्ण के चचेरे भाई अरिष्ट नेमी हमारी राजू के लिए सर्वश्रेष्ठ है। माना उनका रंग थोड़ा सांवला है, लेकिन फिर भी वे बड़े ही गुणवान और बुद्धिमान हैं। मुझे तो लगता है वही हमारी राजू के लिए सर्वोत्तम है। प्रिय, नेम कुमार तो मुझे भी सर्वयुक्त लगे, लेकिन क्या राजन, क्या उनका रिश्ता कहीं और तय हो गया है? नहीं महारानी, जैसा आप सोच रही हैं वैसा नहीं। तो क्या उन्हें हमारी राजू पसंद नहीं? नहीं नहीं महारानी, जैसा आप सोच रही हैं वैसी बात नहीं। तो क्या बात है राजन, जरा मुझे भी इस बात से अवगत कराएं। सुना है नील कुमार वैराग्य से जीवन जीते हैं और इसीलिए मैं अपनी लाडली का विवाह उनसे नहीं करना चाहता। अच्छा, तो ये बात है। इतने में एक दूत महाराज से खुद महाराज के लिए कोई संदेश लाया है। महाराज की जय हो। आयुष्मान हो, कहो क्या संदेश लायो? द्वारका नगरी से एक राजदूत आपसे मिलने की आज्ञा चाहता है। दूत को सभा में उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। महाराज, भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने चचेरे भाई अरिष्ट नेमी के लिए आज श्री राजू का हार मांगा है महाराज। लेकिन सुना है वो वैराग्य सा जीवन जीते हैं। कहते थे पर आपको व्यवहार के दृष्टि तैयार हो गए। हेलो, मैं तो नहीं चाहता था, लेकिन कुमार की वैराग्य की भावना सुनकर मेरा मन नहीं माना। लेकिन वो अगर विवाह के लिए तैयार है तो वासुदेव कृष्ण से कह देना कि हमारी तरफ से स्वीकार है।
अभी राजू की सखियां राजू से मिलने के लिए आ रही हैं और जैसे उन्हें पता चला कि राजू का हमारे सखी राजू का रिश्ता हो गया है, भागी भागी खुशी खुशी अपने सखी राजू से मिलने के लिए कहाँ हो तुम? क्या बात है? बहुत खुश नजर आ रही हो। तुझे पता है अपनी राजू का विवाह होने जा रहा है। हाँ, सुना जैसा कि हमारी राजू जल्दी ससुराल चली जाएगी। चलो उसके महल में चलते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। पता नहीं फिर मौका मिले या ना मिले। हाँ हाँ, चलो चलते हैं। राजू, ओ राजू, कहाँ हो तुम? ये तुम दोनों का इंतजार करती थी। हाँ हाँ, तुम अब हमारा इंतजार करोगी। तुमको उसकी खबर भी कोई नहीं। अरे नहीं, तुम दोनों का ही सोच रही थी। अब तुम हमारे बारे में कहाँ सोचोगी? अब तो उनके बारे में सोच रही होगी, अपने उनके बारे में। अरे नहीं, कैसी बात करती हो? तुम दोनों मेरे बचपन की सहेलियां हो। बचपन की सहेली को बड़ा कोई भूल सकता है? बड़ा ही मुश्किल है छोड़ के जाना। राजू, क्या तुम हमें सचमुच में छोड़कर चली जाओगी? मुझे तुम्हारी बहुत सी याद आ रही है। अरे तुम तो अभी से रोने लगी। अभी तो मेरी बारात आएगी, कुमार के साथ मेरा विवाह होगा, फिर विदाई होगी, तब रोने ना तुम दोनों। चलो, बहुत हो गई तुम्हारी दोनों की बातें। अब हमें विवाह की तैयारियां भी करनी है। चलो चलो। अब मेहंदी की तैयारी भावना के पास भावना अभी राजू के मेहंदी लग रही है, थोड़ा वक्त तो लगेगा ही ना। मेहंदी बहुत देर कम हो जाती है, थोड़ा समय लगेगा। और राजकुमारी की मेहंदी है। अभी पीछे चले गए और थोड़े। हाँ, चलो। अभी नवीन की बारात आने वाली है। अभी देखिए सभी नवीन की बारात में शामिल होने के लिए तैयार हो जाए। जो भी नवीन की बारात में आएंगे तो समझना, तो आज अपने सौभाग्य को बजा रहे हैं। तो नवीन की बारात में किशन महाराज आगे होंगे, आगे किशन महाराज आगे। हाँ, तो भाई की बारात है तो सभी चलते हैं बारात में। तो दादी शक्ति सभी बैठ जाएंगे बारात में। हाँ ठीक है, तो बड़े
क्या क्या कह रहे हो मित्र? इतने सारे पशुओं को बंदी बनाने की भला महाराज को क्या आवश्यकता? कुमार कुमार दरअसल बात ये है कि तुम्हारी बारात में जितने व्यक्ति पधारे हैं उनमें से कुछ शाकाहारी हैं और कुछ मांसाहारी हैं। जो मांसाहारी हैं उनके लिए इन पशुओं को मारा जाएगा, काटा जाएगा और उन्हें भोजन परोसा जाएगा। क्या 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 कह रहे हो मित्र?
नहीं नहीं, कदापि नहीं। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। इतने सारे पशुओं का बल तो भयंकर कर्म बंधन है। मैं इतने बड़े कर्म बंधन में नहीं बंधना चाहता। इतना पाप का भागी नहीं बनना चाहता। मुझे ऐसा विवाह कदापि नहीं करना। नहीं करनी मुझे ऐसी शादी। चलो साथी, रथ को मोड़ो, बारात वापिस चलेगी। ये शादी नहीं होगी, नहीं होगी। और जो क्या राजकुमार? इतना सुनकर बारात वापिस चली जाती है। जब इस बात की सूचना राजुल को मिलती है कि नमी मेरी बारात वापिस लेकर चले गए, एकदम वो ऐसे एकदम परेशान हो जाती है और उसकी सखियां जैसे ही आकर राजुल को बताती है और राजुल की मनोदशा उस समय क्या होती है, आइए देखिए और सुनिए। राज चांदनी, ओ चांदनी, कहाँ हो तुम? सुना तुमने? अपनी राजुल का विवाह रुक गया, नेमी की बारात चलेगी वापिस। अरे ये तुम क्या कह रही हो? बारात ऐसे कैसे जा सकती है? अभी तो शादी भी नहीं हुई। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन राजुल की बारात वापिस चलेगी, नेमी कुमार वापिस चलेगी, ये बात निश्चित है। जब राजुल को पता चलेगा तो राजन ये क्या होगा, वो अनर्थ हो जाएगा। क्या करेगा तो मेरी बारात चलेगी। संभालो राजुल, संभालो अपने आप। यहाँ कर दो। कैसे संभालूं सभी? मुझे छोड़कर चले गए, मैं अब कैसे रहूंगी? तो ठीक कहती हो। माताजी पिताजी अवश्य हमें समझा पाएंगे। कहाँ है माताजी? कहाँ है पिताजी? उन्हें बुला कर लाओ। क्षमा करना सखी, माताजी और पिताजी ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने एक न सुनी और वो चले गए। बस करो सखी, बस करो, बस और मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मेरा दिल रो रहा है, मुझे छोड़कर चले गए। राजुल, राजुल, उठो बेटा, ये क्या हो गया? हे भगवान, ये क्या हो गया? माँ, ये क्या हो गया माँ मेरे साथ? ये क्या हो गया माँ? नेम कुमार मुझे छोड़कर चले गए माँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हे राजन, अब आप ही इसे समझाइए। बेटी, मैं तुम्हारे लिए नेम कुमार से भी सुंदर वर ढूंढ के लेके आऊंगा। ये क्या कह रहे हैं पिताजी? मैं नेम कुमार को मन से अपना पति मानती हूँ। क्या होता है किसी और पुरुष के बारे में मैं नहीं सोच सकती। माँ, मैं ये नहीं कर सकती। इतनी व्याकुलता, इतना मोह क्यों कर रही हो बेटी? माँ, मैं आपकी स्वीट और चिंता समझती हूँ, पर आप भी मेरी ठीक को समझो। ये आज का बंधन नहीं, ये 7 जन्मों का बंधन है। वो एक आत्मा, तुम एक काया। जैसे धूप से छाया अलग नहीं हो सकती, वैसे आत्मा से काया अलग नहीं हो सकती। मैं नेम कुमार को जाके पूछना चाहती हूँ, उन्होंने रथ वापिस क्यों ले लिया? किस बात की सजा वो दे रहे हैं मुझे? मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए माँ। मुझे जाना होगा पिताजी, मुझे जाना होगा। इतनी लंबी जिंदगी अकेले कैसे बिताओगी? इतना मोह मत करो बेटी। महारानी, ये नेम कुमार ने अच्छा नहीं किया जो बारात वापिस ले गए। मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए, मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे जाना होगा। नहीं नहीं, रुको बेटा, रुको राजुल, रुको बेटा। अब राजुल ने वहीं पर दुल्हन के निवास में अपनी नेमी से मिलने के लिए जंगल की ओर, वनों की ओर चली जाती है और कंटीले पत्थर की परवाह न करते हुए कभी गिरती है, कभी उठती है और रोते रोते आखिर नेम कुमार ने, मेरे पति ने मुझे आखिर क्यों छोड़ दिया, ऐसा मैं पूछना चाहती हूँ। तो ऐसे बढ़ती जा रही है नेम को ढूंढने के लिए कि जिस मार्ग पर नमी गई है उसी मार्ग पर रह जाऊंगी। जिस पथ पे चलो मेरे उस पथ
जिस पथ पे चले मेरे लिए पिया, उस पथ पे जाऊंगी। दुल्हन रावरी जो आंगन बनती धन्य जीवन बनाऊंगी। साथ